नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए महत्वपूर्ण सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न है 31 से 90 तक जो प्रश्न है वह सब प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सीटेट पेपर पास करने के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर से हम यह जो प्रश्न है वह देखने वाले हैं। चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 31वां। हड़प्पा सभ्यता का लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा डैश डैश धातु ज्ञान से संपन्न थे। पहला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा डैश डैश धातु का ज्ञान से संपन्न थे। ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का जब उत्तर तुम्हें आता होगा तो तुम कमेंट करके यहाँ पर हमें बता सकते हैं कि इस 31वां प्रश्न का उत्तर क्या है। बताओ, कमेंट करके बता सकते हो। हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा डैश डैश धातु ज्ञान से संपन्न थे। पर्याय है तांबा, लोहा, कांसा और पीतल। बताइए 31वां प्रश्न, इसका सही आंसर है तांबा। किस तांबा? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा तांबा धातु ज्ञान से संपन्न थे। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का ध्यान से पढ़िए। पहला है पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर के 1879 में हुई थी। इन सभाओं ने सिख धर्म का अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। ए और बी ये कथनों में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये जो होता है इसकी जो सही आंसर है वो क्या है? ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। यानी पहली सी सभा ये क्या है? असत्य है और ये क्या है? सत्य है। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव, सिंह सभा ने क्या किया? अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया है। यानी बी जो है वह क्या है? सही है और ए असत्य है। इसका सही आंसर है पर्याय क्रमांक 4। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 33वां। इस 33वें क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार के गतिविधियों का नगर था तथा यह टिम्ब नदी के डेल्टा पर स्थित था। यानी मसूलीपट्टनम यह जो नगर है यह किस नदी के डेल्टा पर स्थित था? इसका सही आंसर है कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। यानी कृष्णा नदीच्या काठी या ठिकाणी काय मसूलीपट्टनम हे ठिकाण होतं बा। त्यानंतर 34वां क्वेश्चन आहे 34वां क्वेश्चन। इसमें क्या है कि सूची ए और सूची बी यानी सूची और दो सूचियां दिया है, इस सूची का क्या हमें क्या करना है? मिलान करना है। इस तरह हिरण्यगर्भ, प्रशस्ति, पिष्टाक, नस्तलीक और दूसरे सूची में दिया है शिलालेख, अनुष्ठान, प्रवेश द्वार और लेखन शैली। तर हमें इस 34वें क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ये हिरण्यगर्भ है, ये क्या है? अनुष्ठान है। क्या है? अनुष्ठान। इसके बाद प्रशस्ति क्या है? ये शिलालेख है। प्रशस्ति क्या है? शिलालेख है। इसके बाद पिष्टाक ये क्या है? ये पिष्टाक क्या है? प्रवेश द्वार है। इसके बाद नस्तलीक, ये नस्तलीक क्या है? तो नस्तलीक क्या है? लेखन शैली है। इस प्रकार ये जो मिलान है ऐसा हमें क्या करना था? मिलाना था। इसीलिए ये सही विकल्प क्या है? पर्याय क्रमांक 1 ही क्या है? सही विकल्प है। हिरण्यगर्भ, अनुष्ठान, प्रशस्ति, शिलालेख, पिष्टाक, प्रवेश द्वार और नस्तलीक लेखन शैली। इसके बाद 35वां क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य रूपों के रूप में पहचान दी गई है? अतः इनमें से कौन से हैं? तो इनमें से इस प्रश्न का जवाब है पर्याय क्रमांक 2। इस 35वें क्वेश्चन का म्हणजे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी
इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्यों के रूपों में पहचान दी गई। पहला है भरतनाट्यम, उसके बाद कथक, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी। इसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मनसबदारी व्यवस्था के जो कथन है वह हमें नीचे दिया गया है कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। इसके बाद ये एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। ये जो दोनों सही विकल्प का चयन कीजिए। इस दोनों वाक्य में ये दोनों ही वाक्य कैसे हैं? सत्य है, इसीलिए ए और बी दोनों सत्य है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सीटेट पेपर 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए इस सभी प्रश्न को हमें हल करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद इस 37वां क्वेश्चन है कि टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? इसका सही जवाब है जब्त। क्या है? जब्त। टोडरमल द्वारा लागू किया राजस्व प्रणाली क्या है? जब्त नाम से जानी जाती है, जब्त। इसके बाद 38 क्वेश्चन। इस 38 क्वेश्चन में मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़, इसके संबंध में क्या करना है? निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। तो क्या है इस मेहरगढ़ 38वां क्वेश्चन? इस मेहरगढ़ वह स्थान जहां लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना सीखा। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियां भी पाई गई। मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार थे। जे पा या ठिकाणी मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही कथन और कथन का चयन हमें करना है। इसका सही कथन है बी और सी, बी और सी, यानी मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियां भी पाई गई। मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार थे। इस प्रकार इसका जवाब आना तय है। इसके बाद आगे हम 39वां प्रश्न देखने वाले हैं कि 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिला डैश में सुधार हेतु काम कर रही थी। विधवा पुनर्विवाह, महिला अधिकार और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं। सही विकल्प का चयन कीजिए। या पर्याय क्रमांक दिलेले आहेत या ठिकाणी दिए गए हैं हमें पर्याय। एक केवल ए और बी, दो केवल ए और सी, केवल बी और सी, केवल ए बी सी। इसका सही आंसर है पर्याय क्रमांक 3, केवल बी और सी। बी यानी क्या? महिला मताधिकार और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा। यह हमारा क्या है? सही आंसर होने वाला है। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है, किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जुटन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो मराठी भक्ति भजन है किसकी रचना है? चोखा मेला, कर्मा मेला, मीराबाई और बसवन्ना। यह जो भजन है यह भक्ति भजन किसके ये? तो ये भक्ति भजन है कर्मा मेला की। किसकी? कर्मा मेला की। यह जो मराठी भक्ति भजन है यह तुमने हमें नीच जाति का बनाया, ये मेरे महाप्रभु। ये जो भजन है ये भजन किसका है? कर्मा मेला का है। इसके बाद 41वां प्रश्न है, जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये सारे कथनों है, इस कथनों का जो आंसर होता है वो ए बी सी, ए केवल बी, इस प्रकार का होता है। इसीलिए हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखिए जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, राजाराम मोहन राय ने उस पुरातत्व बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। अतः इस कथन को
क्या करना है, सही कथन को हमें क्या करना है, चयन करना है। तो इस 41वें क्वेश्चन का आंसर है ए और बी सही है, यानी राजाराम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। और बी क्या है, प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता था जो सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। ये दोनों क्या है, सही होने वाले हैं, इसीलिए पर्याय क्रमांक 1 ही हमारा आंसर होने वाला है। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी मिलान कीजिए दक्षिण भारत की नमक सत्याग्रह का नेता। देखिए दक्षिण भारत के नमक के सत्याग्रह का नेता ये क्या है, ये कौन सा है नेता, तो इसका सही आंसर है श्री राजगोपालचारी। दक्षिण भारत के नमक सत्याग्रह का नेता श्री राजगोपालचारी। इसके बाद प्रभात फेरियों का आयोजन किया, तो किसका, अंबाबाई, प्रभात फेरी का आयोजन किया अंबाबाई। उसके बाद विख्यात जनजाति नेता वीर लखन नायक। वीर लखन नायक ये क्या है, विख्यात जनजाति नेता है, जनजाति नेता। इसके बाद परिवर्तनशील राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार की जोड़ियां हमें मिलाना था कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता था श्री राजगोपालचारी, प्रभात फेरी का आयोजन किया अंबाबाई, विख्यात जनजाति नेता वीर लखन नायक, यानी परिवर्तनशील राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस। इससे हमें पता चलता है कि विकल्प क्रमांक जो 3 पर्याय क्रमांक है वह क्या है, हमारा सही आंसर होने वाला है। इसके बाद 43 क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन। इस 43वें क्वेश्चन में हमें क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके आरंभिक दिनों में कौन सी मांग थी, यह प्रश्न हमें पूछा गया है। पर्याय है शासन का भारतीयकरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन, पूर्ण स्वराज्य। तो ये जो 43वां क्वेश्चन है, इस 43वां क्वेश्चन का सही आंसर है केवल ए, बी और सी, केवल ए, बी और सी। शासन का भारतीयकरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करना, यह क्या है, प्रमुख मांगे राष्ट्रीय कांग्रेस की आरंभिक दिनों में थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 44वां क्वेश्चन। इस 44वें क्वेश्चन में हमें फिर क्या किया है, मिलान यानी जोड़ियां मिलाना है। इसमें पहला है राज्य सूची। इस राज्य सूची में कौन सा विषय आता है, तो राज्य सूची में जो विषय आता है वो आता है स्वास्थ्य से संबंधित, यानी औषध उपचार, स्वास्थ्य के संबंधित राज्य सूची का जो विषय है वो आता है। संघ सूची में आता है, देखिए संघ सूची में क्या आता है, तो संघ सूची में आता है कर। म्हणजे केंद्र की जो बात होती है वो संघ सूची में कहलाती है। इसके में क्या आता है, कौन सा विषय आता है, कर। और समवर्ती सूची में कैसा, शिक्षा का विषय आता है। इस प्रकार की जोड़ियां हमें क्या करनी थी, मिलान करनी थी। इसका जो योग्य यानी सही पर्याय है पर्याय क्रमांक 3। इसके बाद 45वां क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। इसका पर्याय है पहला, दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, मौसम में अचानक बदलाव आएगा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इसका सही आंसर है पर्याय क्रमांक 4, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, यानी घूमी नहीं तो क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। यह सही आंसर हमें मिलता है। इसके बाद अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ना व समझना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन पर चर्चा करनी चाहिए। दिशा एवं पैमाना, भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रतीक ऋण चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें जो आंसर हमें मिलता है 46 क्वेश्चन का वह है पर्याय क्रमांक 3।
इस 3 पर्याय क्रमांक में ए, बी और सी शामिल है, यानी दिशा एवं पैमाना, भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रतीक और रूढ़ चिन्ह, इसकी जो समझ है वह समझना छात्रों को एक क्या होता है, मानचित्र पढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके बाद 47वां क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का समय सुबह 9 बजे म्हणजे भारतीय मानक समय का है, क्रमशः बंगलुरु के पास 77°30' पूर्व देशांतर तथा अगरतला के पास 91°15' पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न हमें पूछा गया था। इस 47वें क्वेश्चन का सही आंसर है सुबह 8:40 बजे तथा सुबह के 9:35 बजे में, यानी 8:40 में बेंगलुरु में और 9:35 में किसमें, अगरतला में क्या होगा, यह ऑफिस खुलने लगेंगे। इस प्रकार का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसके बाद इस निम्नलिखित कथन को पढ़ने के बाद हमें हमारा जो आंसर है वो देने का है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कर्क रेखा के बाद के किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। इस 48वें क्वेश्चन में ए और आर दोनों सत्य तथा ए आर एक की सही व्याख्या है, यह गलत है। इसके बाद ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये जो है वह हमारा आंसर होने वाला है कि ए और आर दोनों सही है, यानी कर्क रेखा और उत्तरीय वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कर्क रेखा के बाद कि किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। ये दोनों जो है वो क्या है, सही व्याख्या नहीं की है। ये जो दोनों जो व्याख्या है वे कैसी है, सही नहीं है, यानी ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर यह सही व्याख्या नहीं की है, आर ए की सही व्याख्या नहीं की है, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वह होने वाला है पर्याय क्रमांक 2। इसके बाद 49, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां, इसका सही आंसर है प्रकीर्ण प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं 50वां क्वेश्चन। इस 50वें क्वेश्चन में हमें सूची दी गई। इस सूची में पी तरंगे ये और यल तरंगे, यस तरंगे इस पहले सूची में दिए गए। दूसरा सूची में अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, यानी जो लैंड होती है लैंड यल तरंगे वो कैसी है, पृष्ठीय तरंगे। आया समझ में? देखिए इसके बाद ये पी तरंगे होते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। इसके बाद यस तरंगे होते अनुप्रस्थ तरंगे। कैसे? अनुप्रस्थ तरंगे। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। पी तरंगे ये पी तरंगे कैसे? अनुदैर्घ्य तरंगे, यल तरंगे पृष्ठीय तरंगे और यस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। इस प्रकार का यह आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 3 इज करेक्ट। इसके बाद 51वां क्वेश्चन, भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जाता है? विश्व की महासागरीय बेसिन, जिब्राल्टर जल सामंथनी यानी खाड़ी, दिल्ली का वायुमंडल, जुलाई माह में वर्षा। भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में किन
अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। इसमें इसका सही आंसर है ए, सी और डी, यानी पर्याय क्रमांक या ठिकाणी कोणता आहे पर्याय क्रमांक ए, बी और डी। ए, बी और डी यानी जो विश्व के महासागरीय बेसिन, जिब्राल्टर जलसंधानी यानी खाड़ी, जुलाई माह में वर्षा, यानी इसका सही आंसर है ए, बी और डी। दिल्ली का वायुमंडल यह मानचित्र में चित्रित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका सही आंसर है पर्याय क्रमांक 3। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडन के बारे में सही है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है? पर्याय 1 है यह पृथ्वी की नरम पट्टी का नरम ऊपरी परत है, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है, यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला सम धरातल होता है, यह हमें वन पशुओं को चरने के लिए घासस्थ कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। इसका सही आंसर है, इस 52वें क्वेश्चन का सही आंसर है यह हमें वन पशुओं को चरने के लिए घासस्थल कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। इसके बाद 53 का क्वेश्चन यानी 53वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, गर्म वायु संघन होती है। इसका सही विकल्प हमें चयन करना था, तो इसका सही विकल्प क्या है? तो पर्याय क्रमांक 3 सही विकल्प है कि ए सही है और आर गलत है। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, गर्म वायु सघन होती है, ये क्या है? ये गलत है, ये सही और ये क्या है? गलत है। इसीलिए इस 53 क्वेश्चन का आंसर है ए सही और आर गलत। इसके बाद 54वां क्वेश्चन है, विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? वैश्विक शक्ति, जल विद्युत शक्ति, सौर ऊर्जा, नाभिकीय शक्ति। विश्व का 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? तो उत्तर है जल विद्युत शक्ति, यानी 55वें क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो है 2। इसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या कहा है कि हमें क्या करना है? पढ़ना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पीटर्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। पीटर्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयल मिनेसोटा की खदानों से आता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमें क्या है? तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है और आर असत्य है। इस प्रकार का आंसर यहाँ पर खुलकर आता है कि पीटर्सबर्ग एक समय के संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। ए सत्य है लेकिन बी पीटर्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। कोयला मिनेसोटा की खरीदों से आता था। सही विकल्प का चयन कीजिए। यह क्या है? ए सत्य है और आर गलत है। इसके बाद 57वां क्वेश्चन है। इस 57वें क्वेश्चन में नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। उसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। उत्तम वृद्धि के लिए हमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादों में से एक है। इसका सही जवाब है जूट। पर्याय क्रमांक 2 जूट। इसके बाद 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए? उसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक 2 बौद्ध धर्म। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने का उदाहरण है? यानी कौन सा? इसका सही जवाब है ए और बी। पुरुष
नर्स और महिला किसान। ये इसके बाद 60वां क्वेश्चन है। इस 60वें क्वेश्चन में हमें बताया है कि 1956 में भारत में राज्य के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी? बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, प्रशासकीय सुरक्षा, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, भौगोलिक समानता एवं संसाधन वितरण। इसका सही जवाब है भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, पर्याय क्रमांक 3, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं? 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं? निर्गम पार्षद, लेखापाल, तहसीलदार, पटवारी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम प्रशासन से जुड़ा हुआ है? इसका सही विकल्प हमें चुनना है। इसका सही विकल्प है पर्याय क्रमांक 1, बी, सी और डी। लेखापाल, तहसीलदार और पटवारी, ये तीनों ग्राम प्रशासन से जुड़े होते हैं, लेखापाल, तहसीलदार और पटवारी। इसके बाद ये जो निर्गम परिषद है वो ग्राम प्रशासन से जुड़ा नहीं होता, इसीलिए ये क्या है, हमारा जो आंसर होने वाला है वो है लेखपाल, तहसीलदार और पटवारी ग्राम प्रशासन से जुड़े होने वाले। इसका सही विकल्प क्या है? पर्याय क्रमांक 1 है। इसके बाद 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादक श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है? दादन व्यवस्था, सहकारी, उप ठेका देना, आउटसोर्सिंग। किसमें इसका सही आंसर होने वाला है? सहकारी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन नंबर 63। इस 63 क्वेश्चन में प्रश्न है, शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपने आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होना माना जाता है। यह नगर पालिका, शहर की पंचायत यह निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगा। प्राय अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना पड़ता है। इसमें हमें सत्य कथन का विकल्प चुनना था, यानी जो सत्य कथन है वो कौन से है? तो 63 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है बी और सी। यानी यह नगर पालिका, शहर के पंचायत एक निर्धारित करती है कि शहरों के क्षेत्रों में सप्ताह में किस दिन बाजार बंद रहेगा। प्राय अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजाना करना पड़ते हैं। ये जो है ये क्या है? सत्य कथन है। इसके बाद 64वां क्वेश्चन यहाँ पर सामने आया है कि एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब माना जाता है जब वह डैश डैश जीत जाता है। जब वह राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जीत जाता है तब वह माना जाता है कि वह क्या करेगा? बहुमत हासिल करने वाला है, यानी जीत जाने वाला है राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जीत जाने के बाद। इसके बाद 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं। इसका सही जवाब हमें देना है। एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है, मत रो, तू एक लड़का है। शहर में लोगों केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए। शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है। इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ए और सी, यानी पर्याय क्रमांक 2। पर्याय क्रमांक 2 है 65 यानी 65वें क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है पर्याय क्रमांक 2, केवल ए और सी। एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है, मत रो, तू एक लड़का है और लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए। ये जो रूढ़िबद्ध धारणा है वह क्या करती है? इंगित करती है। इसके बाद 66 क्वेश्चन यानी 66वां क्वेश्चन हमें क्या है? तो वह है भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत
के संबंध में सही कथनों का पहचान कीजिए। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के संविधान को हमें क्या करना है, सही कथनों में पहचानना है। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसी सन 1973 में केशवानंद भारती मामले के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया। उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है। इसका इस जो 66वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है पर्याय क्रमांक 1, केवल ए, बी और डी। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसके बाद उसे 1973 के केशवानंद भारती मामले के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है। इस प्रकार के इस 3 जो विकल्प थे वो क्या थे, सही आधारभूत ढांचे सिद्धांत के संबंध में सही कथन थे। इसके बाद 67 यानी 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर आती है? चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, कारागार का रखरखाव, राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन और जनगणना। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी में कौन आता है? चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन और जनगणना। ये तीनों आते हैं एसीडी कौन सा पर्याय है? एसीडी पर्याय क्रमांक 2। हमारा जो 67वां क्वेश्चन था इसका सही आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 2। उसके बाद 68वां क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की भूमिका संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों को निपटारा, देश हित के नए कानून का निर्माण, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। भारत के न्यायपालिका के भूमिका के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत की न्यायपालिका क्या करती है? देखो, भारत की न्यायपालिका महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर 68वां क्वेश्चन हमें पूछा है। इसका सही आंसर होने वाला है केवल ए, सी और डी सत्य है। ये नागरिकों और सरकार, नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा, इसके बाद न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, ये है हमारे सही विकल्प, यानी पर्याय क्रमांक 3 इज करेक्ट। इसके बाद 69वां क्वेश्चन हमें मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है, नहीं आता है। इस नहीं ने हमें बहुत परेशान किया है, इसीलिए इस नहीं को छोड़ना नहीं। इसका सही आंसर है वन्य समुदायों के लकड़ी वन्य उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है। वन्य समुदाय की लकड़ी वन्य उत्पादक पर अधिकार को मान्यता दी गई है। ये क्या है? नहीं आता। इसके बाद 70वां क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि हाशियाकरण व्यक्तियों और समूह को लिए जाता है। हाशियाकरण व्यक्तियों और समूह को लिए जाता है। इसका जो आंसर है 69वां क्वेश्चन का, इस 70वें क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है, क्या मिलता है? पर्याय क्रमांक 2 आंसर, केवल ए, बी, सी, ये केवल ए, बी और सी, यानी निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, बी शिक्षा और संसाधन पर आज समान पहुंच की ओर और अभाव की ओर। इस प्रकार हाशियाकरण व्यक्तियों और समूह को ले जाता है। इसके बाद 71वां क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिलता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जब हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे
ध्यानपूर्वक समझकर हम इसका जवाब देंगे, ये हमें बहुत आसान लगेगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर्विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए। यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। देखिए, ये जो 71वां क्वेश्चन का आंसर है वह हमें कैसा मिलता है, तो ए और आर दोनों सत्य है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर्विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए, यह सत्य है। यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान के एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है, यानी ये दोनों है वो क्या है, सत्य है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। यह हमारा आंसर होने वाला है। इसके बाद 72 क्वेश्चन। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में सामयिक मामले पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों को समाज देश के मामले के प्रति संवेदनशील बनाने की सहायता करता है। इसके बाद यह सही है, यह विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करता है, यह भी सही है। यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों को उनके विषय के साथ जोड़कर देखने में सहायता करता है, यह सही है। यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है। देखिए, सामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। शिक्षक केवल देखिए, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में सामयिक मामले पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों आंसर सही है। यह कुछ मनोरंजक प्रदानता करती है, ये आंसर क्या है, गलत है। इसीलिए सही विकल्प हमें मिलते हैं ए, बी और सी, ए, बी और सी। इसके बाद 73वां क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अवधारण मानचित्रण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सहज बना सकता है। आर क्या है, अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है। यह अवधारणाओं के बीच के बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। इस 73वें क्वेश्चन का सही विकल्प का है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यानी अवधारण मानचित्र एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल एवं सहज बना सकता है। यह जो विधान है ये सत्य है, और जो आर है ये कैसा है, असत्य है। इसके बाद 74वां क्वेश्चन हमें क्या बताता है, तो जब कक्षा में छात्रों की भूमिका निर्वहन रोल प्ले की योजना बनाई। सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसीलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएंगे। इससे इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंबित करता है। इसका लैंगिक भेदभाव, लैंगिक समानता, जातिगत भेदभाव, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा क्या होने वाला है, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा, यानी जो सुनैना है वह क्या करती है कि अंबेडकर की भूमिका में करने से क्या करती है, इनकार कर देती है, क्योंकि वो क्या है, लड़की है और लड़की के कपड़े पहन के औरत की भूमिका निभाएंगे। ऐसे व्यवहार को क्या प्रतिबिंबित करना चाहिए, तो लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा है जो इस प्रकार का काम कर सकती है। इसके बाद 75 क्वेश्चन, एक समावेशिक सामाजिक विज्ञान के कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसीलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है। देखिए प्रश्न, एक समावेशिक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।
ऐसी अधिगम रणनीतियों की योजना बनाए जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदार करें। बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना। परियोजनाओं और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए और बी। ए और बी। इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और ऐसी अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिसमें सभी विद्यार्थी भागीदारी करें। इस प्रकार ए और बी क्या है? शिक्षक का कर्तव्य होता है। इसके बाद 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है? जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में एक गतिविधि में संलग्न है? शिक्षिका यह केवल अपनी पाठ योजना को पूरा करने हेतु करती है। शिक्षिका अपने प्रधानाचार्य प्रधान शिक्षिका के गतिविधि आधारित अधिगम को बढ़ावा देने के आदेश की पूर्ति करने का अभिनय करती है। शिक्षिका को नहीं पता है कि वह यह क्यों कर रही है। शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधियां आधारित अधिगमन अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करता है। बताइए इस 76 क्वेश्चन का जो आंसर है वह क्या है? उसका सही आंसर है शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करता है। इसके बाद 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे? नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास, आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा के अन्य के साथ तुलना करना, कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना, नियमित कार्यों परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना। इसका सही जो आंसर है वह क्या है? इसका सही आंसर है ए, सी और डी। नियमित कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास, कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना, नियत कार्यों परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना, ये। इसके बाद 78वां क्वेश्चन है 17वीं और 18वीं शताब्दियों की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राथमिक स्रोत के तरह किया जा सकता है? केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियां, मराठों के लोकप्रिय कथाएं, लोकप्रिय कथन नर्तक की नृत्य पोशाक, भानुदत्त की चित्रकला, रसमंजरी। इसका सही आंसर है ए, बी और डी। केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियां, मराठों की लोकप्रिय गाथाएं यानी भानुदत्त की चित्रकला, रसमंजरी। ये क्या है? सही जवाब होने वाला है। इसके बाद 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधियों का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर है पर्याय क्रमांक 2, किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा करना। समालोचनात्मक सोच बढ़ावा देता है, यह क्या है? विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा करना। इसके बाद 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर है भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत है? व्याख्या कीजिए। यानी आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को बढ़ावा दे सकता है इस प्रकार का कथन, यानी व्याख्या आलोचनात्मक चिंतन को कौशल्य और बढ़ावा दे सकती है। इसके बाद 81 क्वेश्चन, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वे अपने सामाजिक जगत को खोज सके, ये सही है। कथा के वातावरण
कक्षा के वातावरण को बदलना ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार को आकार दिया जा सके, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दे पर चिंतन करने से वर्जित करना, विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए संसाधन प्रदान करना ताकि वे स्वयं प्रयोग को एवं खोज कर सके। इसका सही आंसर होने वाला है 3, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित करना यह शिक्षक ने नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 3। इसके बाद 82वां जो क्वेश्चन है, एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशल्य को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे? स्वाध्याय देंगे, करेक्ट है। केवल पाठ्य पुस्तक का अनुसरण तथा उससे ही काम करना, यह गलत है। क्रियात्मक अनुसंधान करना सही है। केस अध्ययन का संग्रहण या निर्माण, ये भी सही है। मेरे ख्याल से इसका जो सही आंसर होने वाला है ए सी और डी। ये जो आंसर है ये क्या है? गलत है। ए सी और डी यानी पर्याय क्रमांक 4 हमारा क्या है? सही आंसर इस पर होने वाला है। इसके बाद 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं एवं पहेलियां पूर्वग्रहित हो सकती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। इस जो 83 क्वेश्चन है, इस 83 क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है ए और आर दोनों सत्य है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता है, सही है। और कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं एवं पहेलियां पूर्वग्रहित हो सकती है। ये जो दोनों है वह सत्य है और ए की आर सही व्याख्या करता है। यह हमारा पहला जो पर्याय है वह क्या है? एकदम सही है। इसके बाद 84वां क्वेश्चन, केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों की 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों के साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर स्रोत होंगे? प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े, प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़े, नृ जातीय आंकड़े। इसका सही आंसर होने वाला है द्वितीय आंकड़े। इसके बाद 85वां क्वेश्चन, परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है? इसका सही जवाब है योजना बनाना। परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधन, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है? उसका सही आंसर है योजना बनाना। इसके बाद 86 क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? इसका क्या सही आंसर होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है पर्याय केवल बी और सी, यानी भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की पुष्टि करे, बच्चे की उसके विचारों, मतों के मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने की सहायता करे, बी और सी। ये सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाले सभी परीक्षाओं में उपस्थित हो, ये नहीं है, इसका नहीं है। नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करे, ये भी नहीं है। ये बी और सी केवल क्या है? महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके बाद 87 निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, करेक्ट। यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न भाग है। यह केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर ही किया जाता है। यह शिक्षा उद्देश्य के निकटतम रूप से संबंध है। यानी इस 80 ए बी मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया,
यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न भाग है और यह शिक्षा के उद्देश्य में निकटतम रूप में संबंधित है। यानी ए, सी और डी, इसका सही जवाब ए, बी और डी, ये नहीं है, ए, बी और डी, ए, बी और डी, ये ए, बी और डी, ये सही है। इसके बाद भी यानी विशेषताएं, मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है, ए, बी और डी, ये विशेषता है। इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण गृह कार्य एवं शिक्षण अधिनियम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन के किस श्रेणी में आते हैं। इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण गृह कार्य एवं शिक्षण अधिनियम के दौरान कक्षा में छात्रों को पूछे गए प्रश्न किस श्रेणी में आते हैं, तो उसका सही आंसर होने वाला है रचनात्मक आकलन में आते हैं। किसमें, रचनात्मक आकलन, पर्याय क्रमांक 1 हमारा सही आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है, जिन्हें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सके। इसका सही विकल्प क्या है, सत्र अंत परीक्षा के अंक, रूब्रिक्स, प्रगति पत्र, पोर्टफोलियो। इसका सही आंसर है सी और डी, यानी प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है, जिन्हें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप से माता पिता को दिखाया जाता है, प्रगति पत्र और पोर्टफोलियो, ये सही आंसर है। इसके बाद 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रश्न संज्ञात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण के पक्ष को अवकाते हैं। केवल स्मरण के पक्ष, केवल स्मरण। दूसरी पंचवार्षिक योजना के समय प्रारंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए। आपके स्कूल के होने वाले पाठ्यचर्चा तथा सहपाठ्यचर्चा संबंधी गतिविधियों पर टिप्पणी लिखिए। औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। भारत के अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जांच कीजिए। कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषता लिखिए। स्मरण में क्या आने वाला है, तो इसका सही आंसर होने वाला है ए, सी और ई, ए, सी और ई। यानी दूसरी पंचवार्षिक योजना सूचीबद्ध कीजिए, औषध क्षेत्र की कई प्रगति का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, और ये क्या है, कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषता लिखिए। ये जो प्रश्न है वो क्या है, स्मरण पक्ष के आने वाले प्रश्न है। इस प्रकार आज हमने इस जो सामाजिक विज्ञान है, इस सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए महत्वपूर्ण है, यह हमने देख लिए है। जब तुम्हें ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा तो हमारा जो चैनल है वीपीएन एजुकेशनल गुरु, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है तुम्हारे दोस्त को शेयर करो। धन्यवाद।